हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स मास्टर। तो आज हम चैप्टर 5 मनी इसका फुल चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम अभी इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करेंगे कि पहले हमारी इंडिया में किस टाइप की मनी हुआ करती थी और अब किस टाइप की है, और कैसे कैसे मनी हमारी चेंज होकर जो हमारी अभी की मनी है उसमें कन्वर्ट होती गई है। तो हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। पहले गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज हुआ करते थे। देन उसके बाद अलॉय मेटल कॉइन्स यूज्ड एज कॉइनेज। अब जब हमारे अलॉय मेटल कॉइन्स यूज होते हैं, जिसे हम कॉइनेज भी बोलते हैं, अलोंग विद पेपर मनी, जो हमारे रुपीज 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं। और उसके बाद अभी हम देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक मनी का भी यूज हम सब करते हैं एंड ऑनलाइन ट्रांसफर भी हम करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मनी हमने कहा है। तो ये था हमारा कुछ मनी का इवोल्यूशन। तो अब अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी क्यों इंपॉर्टेंट है? सो फंक्शंस ऑफ मनी में क्या क्या आता है, मनी किस तरह के रोल प्ले करती है? तो पहला रोल जो प्ले करती है वो है इट यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर हम अपना कैश देके कोई भी अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। सेकंड पॉइंट, यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। हम अपनी मनी को स्टोर भी करके सेव कर सकते हैं। सेकंड, यूज्ड एज मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर गुड्स एंड सर्विसेज। हम यहाँ पर किसी भी चीज का मोल भाव मनी में कर सकते हैं। यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, या फिर फ्यूचर पेमेंट्स भी हम चेक के थ्रू कर सकते हैं। चेक भी हमारा फॉर्म ऑफ मनी में आता है। तो इसी फंक्शन से ही हमारी मनी की डेफिनेशन बनती है। So definition, it is defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, measure of value, standard for deferred पेमेंट्स। यही हमारी मनी की डेफिनेशन है, जिसमें हमारे मनी के फंक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए पहले मनी से पहले हमने बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम जो हमारे इंडिया में पहले प्रिवेल करता था, जिसे हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। पहले हमारी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का सिस्टम था, तो हम अपनी इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी बोला करते थे। इट मींस कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, जहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स लेते हैं। सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। तो हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, और उसी तरीके से हम अपना रोल बताएंगे, मनी का इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि स्टेट द रोल ऑफ मनी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि मनी का क्या इंपॉर्टेंस है बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की लिमिटेशंस की बात करेंगे, और उसी के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मनी भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो पीपल हैं जो अपने गुड्स को खरीद के अपनी मनचाही चीज लेना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन को मैंने बी बोला है, सेकंड पर्सन को मैंने फर्स्ट पर्सन को ए बोला है एंड सेकंड पर्सन को बी बोला है। ए के पास बैग है एंड बी के पास स्लीपर्स हैं, बट दोनों ही चाहते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज, जो ए के पास नहीं है जो बी चाहता है, और ना ही बी के पास है जो ए चाहता है। ए वॉन्ट शूज एंड बी वॉन्ट शर्ट। तो इस केस में जरूरी नहीं है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो, कि सामने वाले बंदे के पास वही चीज होगी जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट फेल करता था, किसमें? बार्टर सिस्टम में। तो मनी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है? विद द इमर्जेंस ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम अब पैसे देकर अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं।
नाउ द सेकेंड लिमिटेशन इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पर दो चीजों की वैल्यू जो एक्सचेंज हो रही है उनकी वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। ये हमें इसमें कैसे पता चलता? बार्टर सिस्टम में, क्योंकि किसी को बुलो कार्ड बेचना है और वो जिसको बेचना है वो उसे गॉड बेच रहा है, तो इधर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मेजर नहीं हो सकती थी। बट मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि हम चीजों की वैल्यू कैसे तोल सकते हैं। So evolution of money has given us a common unit of value. Now the third limitation is difficulty of future payments or contractual payments. अब future payments कैसे होंगी barter system में? क्योंकि barter system में ये rule है कि उसी वक्त दो persons को अपने goods exchange करने होते हैं, तो यहाँ पर future payments का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो फ्यूचर पेमेंट्स बार्टर सिस्टम में नहीं हुआ करती थी, बट मनी की हेल्प से फ्यूचर पेमेंट्स हो सकती हैं। मनी कैन बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। हम चेक के थ्रू अपनी फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। फोर्थ लिमिटेशन इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब अगर हमारे पास एक कीमती सामान है और बड़ा सामान है जो हमें किसी को देना है और उसके एक्सचेंज में हमें कुछ उससे लेना है, तो इस केस में अगर बड़े सामान की स्टोरेज कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है और वो खो भी सकता है, तो कैपिटल लॉस भी हो सकता था बार्टर सिस्टम में। इट ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मनी ने, क्योंकि मनी मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मच इजियर। मनी को हम सेव भी कर सकते हैं और हम इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के कितने फॉर्म्स हैं? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज फिएट मनी। ये फिएट मनी हमारी गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू होती है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से इशू होती है, और फिएट मनी में हमारे नोट्स आते हैं एंड कॉइन्स आते हैं जिससे पीपल लीगली बाउंड है टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड इज फिड्यूशरी मनी। एक चीज को हम एज अ ट्रस्ट मानते हैं कि मनी जैसा ही वो काम करेगी। फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ना मान के, बट हम कुछ ऐसी चीज होती हैं जिनको हम मनी की तरह ही यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेक। थर्ड इज फुल बॉडीड मनी। इसका मतलब है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है सिल्वर एंड गोल्डन कॉइन्स, तो यहाँ पर फुल बॉडी मनी रेफर्स टू मनी हुज कमोडिटी वैल्यू। जिस चीज से हमारी वो मनी बनी है और जो भी दाम उस पर लिखा हुआ है दैट इज मनी वैल्यू, दोनों इक्वल होंगी तो ही वो फुल बॉडीड मनी कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कॉइन्स की बात करें, जिस चीज से वो बने हैं सिल्वर और जो उन पर दाम है दोनों की वैल्यू इक्वल हुआ करती थी, तो पहले हमारी फुल बॉडीड मनी हुआ करती थी। फोर्थ एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ मनी इज क्रेडिट मनी, जहां पर हमारी जो कमोडिटी वैल्यू है जिससे हमारी मनी बनी है और जो हमारी उस पर दाम लिखा हुआ है, कमोडिटी वैल्यू उस मनी वैल्यू से कम है, तो इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। जैसे हमारे कॉइन्स में मेटल यूज होता है और जो दाम लिखा होता है उनकी वैल्यू उस मेटल से ज्यादा होती है, और नोट का भी ऐसा ही होता है, जो भी पेपर नोट होते हैं, तो ऐसी तरीके के कॉइन्स एंड नोट्स को हम क्रेडिट मनी में गिनते हैं। तो अब चलते हैं मनी सप्लाई पे, कि जो भी हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो रही है इसके मेजर्स क्या है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसे हम M1 से डिनोट करते हैं। तो मनी सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स हैं? पहला जो कंपोनेंट है करेंसी विद द पीपल, जो हम लोगों के पास है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स में हमारा प्राइमरी डिपॉजिट आते हैं, जो भी लोगों के पैसे बैंक के पास होते हैं, प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो भी कमर्शियल बैंक लोन एज अ लोन देती हैं।
तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स को ही हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक के पास है, जिसे हम डीडी भी बोलते हैं। एंड अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या आते हैं? अदर डिपॉजिट्स में आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे नाबार्ड बैंक हो गई। सेकंड होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, किसके होते हैं? फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट के। और आरबीआई के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड वर्ल्ड बैंक के भी जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये 3 डिमांड डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास होते हैं, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जिसे हम ओडीबी बोलते हैं। So M1 is equal to C plus DD, that is demand deposit plus other deposits with Reserve Bank. I hope you are clear with this. Now we will come to important questions. So the first question is distinguish between money value of money and commodity value of money. जैसे कि हमने बताया था, money value of money जो भी हमारे पैसे पे या फिर नोट पे दाम लिखा है, उसे money value बोलते हैं। Money value of money refers to the value written on a coin or a paper note। और हम कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी को, जिस चीज से हमारी मनी बनी है, उसे बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, जो उस चीज का दाम होता है। Now the second question, who are the producers of money? The answer is the government of India and the banking system of a country, जिसमें central bank and commercial banks आते हैं। Third is, why are cash deposits of the government and of these commercial banks with the RBI not treated as a part of money supply? जो भी कैश डिपॉजिट हमारी गवर्नमेंट के पास होता है और जो भी कमर्शियल बैंक कैश डिपॉजिट आरबीआई के पास करती हैं, उसे मनी सप्लाई के पार्ट्स में क्यों नहीं लेते? तो इसका आंसर है बिकॉज गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर्स हैं एंड सप्लायर हैं मनी की। The last question, what are bank money and high powered money? Bank money are demand deposits of the people with the commercial banks। ये मतलब बैंक मनी डिमांड डिपॉजिट्स ही होती हैं। High powered money is the sum total of currency held by the people, vault cash of the commercial bank। एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है। उसके अलावा बैंक अपने लिए वॉल्ट कैश रिजर्व भी कर सकती है, कुछ पैसे एक्सेस में अपने पास भी सेव कर सकती है ताकि वो इमरजेंसी में यूज कर सके, उसे बोलते हैं वॉल्ट कैश। एंड प्लस होता है कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, इसको ही हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी को हम मॉनेटरी बेस या फिर बेस मनी बोलते हैं, या फिर हम इसे बेस मनी बोलते हैं। ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए। सो थैंक यू।